हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी भाषा के एक और नए टॉपिक को, जिसका शीर्षक है अविकारी शब्द। आज इसमें हम सीखेंगे और जानेंगे कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं, अवयव किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है इनकी, पहचानने का क्या तरीका है, कितने प्रकार हैं और क्या उनकी विशेषताएं हैं। ये सब आज हम जानेंगे। तो चलिए बगैर देरी किए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, प्रत्येक भाषा में बहुत सारे शब्द होते हैं। हमारी हिंदी भाषा में भी लगभग 5 लाख के आसपास शब्द हैं, जिन शब्दों का प्रयोग हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। तो ये शब्द कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या इनका अर्थ है, क्या इनके अर्थ हो सकते हैं, इनका रूप बदला जा सकता है कि नहीं, इन सब आधारों पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कुछ शब्द उत्पत्ति के आधार पे, कुछ बनावट रचना के आधार पे, कुछ प्रयोग के आधार पे, कुछ अर्थ के आधार पे और कुछ परिवर्तनीयता के आधार पे इनका वर्गीकरण किया गया है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमने संस्कृत भाषा से वैसे के वैसे लिए, कुछ शब्द बच्चों ऐसे हैं कि संस्कृत से थोड़े बदल करके हमने अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करने शुरू किए। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमने स्थानीय बोलियों से लिए, कुछ शब्द ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं से हमारी भाषा में आकर के मिल गए, और कुछ शब्द बच्चों ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें कि हमने विदेशी और अपनी दोनों भाषाओं को मिला करके नए शब्द बनाए हैं। कुछ संस्कृत की मूल धातु में शब्द उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ करके हम अपने शब्द बनाए हैं, है ना। कुछ तकनीकी शब्द हैं, कुछ सामान्य शब्द हैं, कुछ समानार्थी हैं, कुछ विलोमार्थी, ये सभी प्रकार के शब्द हैं। तो जब इन शब्दों को हम व्याकरण के नियमों में बांधकर और वाक्य में प्रयोग करते हैं बच्चों, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बदल जाते हैं और कुछ ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं। तो जो बदल जाते हैं उनको विकारी शब्द कहते हैं, और जो बिल्कुल भी नहीं बदलते उन्हीं शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है, उन्हीं को ही अवयव शब्द कहा जाता है। और आज इस वीडियो में हम इसी अविकारी शब्दों को ही पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है बच्चों, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे जो पढ़ना शब्द है ये बदल रहा है। कब बदल रहा है? जैसे अगर देखिए हम तो लिंग के आधार पे, जैसे ये पुल्लिंग है, अगर इसको हम बदलेंगे तो ये स्त्रीलिंग में भी बदल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पढ़ती हूँ, ये भी बन सकता है। अगर वचन के आधार पे इस वाक्य को बदलना चाहें तो भी ये बदल सकता है। जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं, तो ये है बहुवचन में होगा, यह वाक्य बहुवचन में है। एक वचन में भी कह सकते हैं, जैसे ऊपर है मैं यहाँ पढ़ता हूँ, ये एक वचन का वाक्य है और ये बहुवचन का वाक्य है। ठीक इसी प्रकार से काल के आधार पर भी हम इनको बदल सकते हैं। जैसे हमें पता है काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल जो बीत गया भूतकाल, अभी जो चल रहा है वर्तमान काल, और आगे आएगा जो उसको भविष्य काल कहते हैं। तो काल के आधार पे भी हम इस वाक्य को बदल सकते हैं, शब्दों को बदल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं, ये वर्तमान काल की बात हो गई। मैं यहाँ पढ़ता था, ये भूतकाल की बात हो गई। और मैं यहाँ पढ़ूँगा, ये भविष्य के विषय में बता रहा है। तो आप देख रहे हैं कि पढ़ते हैं, पढ़ता था, पढ़ूँगा, ये शब्द बदल रहे हैं। इधर इस तरफ भी ये शब्द बदल रहे हैं, जैसे हम हैं, मैं हैं, ये बदल रहे हैं। लेकिन इस वाक्य में एक शब्द ऐसा है जो न तो लिंग के आधार पे बदला, और न ही वचन के आधार पे बदला, और न ही काल के आधार पे बदला। काल चाहे किसी भी काल की बात हो, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं वाक्य में जिनके ऊपर काल, वचन और लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो बदलते नहीं हैं, वैसे के वैसे ही रहते हैं, और उन्हीं शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। तो आज हम इन्हीं अविकारी शब्दों को विस्तार से जानेंगे। तो हम बात कर रहे थे बच्चों अविकारी शब्दों की। तो विकार का अगर शाब्दिक अर्थ लें तो उसका अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव, और जिस शब्द में बदलाव आ जाता है उसको विकारी शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से जो जिसमें बदलाव ना हो, जिन शब्दों में बदलाव ना हो, उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। व्यय का अर्थ हमें पता है खर्च को कहते हैं, और इसके आगे ए लगा दिया तो ये अव्यय हो गया, यानी कि जो खर्च ना हो। तो अविकारी शब्द क्योंकि वाक्य में वैसे के वैसे रहते, बदलते नहीं हैं, इसलिए इनको अव्यय भी कहते हैं, जिनमें बदलाव नहीं होता है। तो परिभाषा के तौर पर अगर हम बात करें तो परिभाषा क्या हो गई अविकारी शब्दों की, कि वाक्य में वे शब्द जो लिंग, वचन, काल के कारण
बदलते नहीं हैं, वैसे के वैसे ही रहते हैं, किसी भी प्रकार से उनमें बदलाव नहीं आता है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों के कई प्रकार हैं, भेद हैं। कौन कौन से हैं? जैसे क्रिया विशेषण शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द और निपात। मोटे तौर पर अविकारी शब्दों के 5 भेद बताए गए हैं। वैसे तो मुख्य 4 ही हैं, लेकिन निपात को भी हम इसी के अंतर्गत ही लेते हैं। तो एक एक करके देखेंगे इनको। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब क्या है? कि वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं कि क्रिया कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, कितनी हो रही है, कैसे हो रही है, तो उसको हम क्रिया विशेषण अविकारी शब्द कहते हैं। विस्मयादि बोधक, ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं। आश्चर्य को प्रकट करने, दुख को प्रकट करने, खुशी को प्रकट करने वाले जो शब्द हैं वो भी वाक्य में वैसे के वैसे रहते, बदलते नहीं हैं। समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं वो भी वाक्य में वैसे के वैसे रहते हैं, कभी भी बदलते नहीं हैं, चाहे वाक्य कैसे भी प्रकार का हो, चाहे उसमें कोई सा भी लिंग हो, कोई सा भी वचन हो, कोई सा भी काल हो। जैसे और, तथा, एवं, या, क्योंकि, कि, ताकि, ये शब्द भी कभी भी बदलते नहीं है, वाक्य में वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसी प्रकार से संबंध बोधक जो शब्द हैं, जैसे के बाद, के नीचे, के दाएं, से पहले, ये शब्द भी वाक्य में बदलते नहीं हैं, वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसी प्रकार से जो निपात शब्द हैं वो भी किसी बात पर जब जोर दिया जाता है, जोर देने के लिए जब हम किसी बात पे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनको निपात कहते हैं। ही, भी, तो, मात्र, केवल, सिर्फ, ये निपात शब्द है जो वाक्य में वैसे के वैसे रहते हैं, बदलते नहीं हैं। तो हम बात कर रहे थे अविकारी शब्दों के प्रकारों की, और उसमें सबसे पहला जो प्रकार है वो है क्रिया विशेषण अविकारी शब्द। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि हमें पता है कि किसी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। वाक्य में वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए उनको क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं, और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उनको विशेषण कहते हैं। और हमें पता है कि क्रिया किसको कहा जाता है वाक्य में? जैसे चलना, दौड़ना, पढ़ना, खेलना, जाना, गाना, रोना, नहाना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। और इन क्रियाओं की जो विशेषता बताई जाती है उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्रिया कैसे हो रही है, वह समय क्या है, जगह क्या है, माप तोल, ढंग, तरीका, प्रकार, ये सब वो क्रिया हमें बताती है। तो जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, नवीन धीरे धीरे चलता है। अब यहाँ चलना एक क्रिया है, लेकिन वो कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है, तेज चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है, तो उसके चलने के तरीके को बताया गया है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण ये है, अविकारी शब्द है। तो धीरे धीरे कभी भी वाक्य में बदलता नहीं, वैसे के वैसा ही रहता है। उसी प्रकार से तेज जो शब्द है वो भी वाक्य में कभी नहीं बदलता, वैसे के वैसे ही रहते, जो, तेजी, तेजू, कुछ नहीं बदलता, ऐसा कैसा ही रहता है। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। क्रिया विशेषण के भी बच्चों आगे कई प्रकार हैं, जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण का मतलब है समय को दर्शा रहा है, वो क्रिया कौन से समय में हो रही है। जैसे मैं अभी आया, अभी का मतलब ये समय बता रहा है कि मैं अभी आया, थोड़ी देर में आया, कि शाम को आया, रात को आया। इसी प्रकार से जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है वो किसी स्थान की विशेषता बता रहा है, जगह बता रहा है कि तुम ऊपर जाओ, नीचे जाओ, बाहर जाओ, भीतर जाओ। तो ये क्या है? ये जगह बता रहा है। ऐसे विशेषणों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो होता है उसमें माप तोल के विषय में जानकारी दी जाती है। जैसे वह दूध थोड़ा लाया, ज़्यादा लाया, कम लाया, है ना, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है दूध की कि वो कितना लेकर के आया है। इसी प्रकार से रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है जिसमें प्रकार, ढंग, तरीका बताया जाता है कि कोई क्रिया कैसे हो रही है। जैसे वह अचानक आ गया, जल्दी आ गया, बहुत जल्दी आ गया, है ना, देर से आया। तो क्रिया के प्रकार को बताया जाता है, ढंग को बताया जाता है, तरीके को बताया जाता है कि क्रिया कैसे हो रही है, जल्दी हो रही है या अचानक हो रही है या धीरे धीरे हो रही है। तो ये भी क्रिया विशेषण का एक प्रकार है। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पढ़ता हूँ, ये हमने शुरू में देख लिया था। तो यहाँ पढ़ता हूँ, यहाँ मतलब क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक इसी प्रकार से तुम अब जा सकते हो, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया विशेषण है? कालवाचक। अब जा सकते हो, तब जा सकते हो, है ना, कब जा, जैसे तो यहाँ अब, ठीक है, ये
विशेषण है क्रिया विशेषण। सुरेश ध्यान से चलता है, तो ये ध्यान से चलना ये तरीका बता रहा है कि ध्यान से चलता है, लापरवाही से चलता है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इसी प्रकार से मोहन अधिक खाना खाता है, तो यहाँ पे अधिक जो शब्द है वो क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है कि वह मोहन कम खाना खाता है या अधिक खाना खाता है या बहुत ज़्यादा खाना खाता है, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार से उधर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, उधर ये क्या है, स्थान के विषय में बता रहा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी शब्द नहीं है। ये इस तरह के प्रश्न भी बच्चों बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी शब्द नहीं है। तो कालवाचक है, स्थानवाचक है और प्रविशेषण नहीं है, संबंधवाचक है। तो हमें पता है ये तीनों तो हैं लेकिन ये नहीं है, तो हमें इनका नाम भी याद रखना होता है कि क्रिया विशेषण के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार आते हैं। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चों दूसरा जो प्रकार है विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द। तो हमें पता है कि खुशी, हैरानी, घृणा, डर आदि के भाव को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे वाह, ओह, अरे, हाय, छी आदि। तो इन शब्दों को जब हम प्रयोग करते हैं तो उनको विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो ये शब्द भी वाक्य में वैसे के वैसे ही रहते हैं, कभी भी बदलते नहीं हैं। उदाहरण से आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे वाह कितना सुंदर फूल है, छी कितनी गंदगी है, काश मेरी दादी जी मेरे साथ होती, ए कहाँ जा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वाह, छी, काश, ए, ये शब्द क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द हैं और ये वाक्य में वैसे के वैसे ही रहते हैं, कभी भी बदलते नहीं हैं। ठीक है, तो इनको पहचानने का तरीका क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। तो हमें इससे ये जो चिन्ह है इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शब्द बोलते हैं, यानी कि इसको आश्चर्य प्रकट करने वाला चिन्ह बोलते हैं। तो इससे हम पहचान सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं सभी में ये लगा हुआ है। आगे देखते हैं, हाय अभिनव तो स्कूल गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो अविकारी शब्द हैं, कौन कौन से, एक तो हाय और एक तो। ठीक है, तो हम ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं कि किसी वाक्य में दो अविकारी शब्द भी हो सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अगला जो प्रकार है बच्चों वो है समुच्चय बोधक अविकारी शब्द। समुच्चय का मतलब समूह। तो जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है जो शब्द, उसको समुच्चय बोधक कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं इंग्लिश में इसको, है ना। तो वो कौन से शब्द होते हैं, और, तथा, एवं, या, यद्यपि, क्योंकि, की, ताकि आदि। ये जो शब्द हैं ये भी वाक्य में कभी भी नहीं बदलते, न काल के आधार पे, न लिंग के आधार पे, न वचन के आधार पे, कभी भी बदलते नहीं हैं, वैसे के वैसे रहते हैं। इसलिए ये भी अविकारी शब्दों के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे उदाहरण से और अच्छे समझ में आ जाएगा, मिताली और रोहित खेल रहे हैं। यहाँ मिताली और रोहित ये दो शब्द हैं, इनको और से जोड़ा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे वाला देखिए, ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है और सोहन खेल रहा है। तो जो दो शब्दों को जोड़े वो और दो वाक्यों को जो जोड़े उनको हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, और जैसे अगला एग्जाम्पल देखिए, विद्यार्थी जीवन अच्छा होता है क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे ये एक वाक्य है और यहाँ पे भी ये एक वाक्य है। इन दो अलग अलग वाक्यों को क्योंकि शब्द से जोड़ा गया है। तो ये भी क्या है, एक अविकारी शब्द है जो कभी भी बदलता नहीं है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए बच्चों, दिनेश ने कहा कि वह कल जाएगा। तो यहाँ पर भी दिनेश ने कहा एक वाक्य है और वह कल जाएगा ये भी एक वाक्य है। इन दो अलग अलग वाक्यों को की शब्द से जोड़ा गया है। तो यह भी एक समुच्चय बोधक अविकारी शब्द है जो दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, जो कि कभी नहीं बदलता है शब्द, वह वैसा का वैसा ही रहता है। श्वेता बीमार है लेकिन स्कूल गई है। श्वेता बीमार है ये एक अलग वाक्य है और स्कूल गई है एक अलग वाक्य है, लेकिन शब्द से इन दोनों को जोड़ा गया है, इसलिए लेकिन जो शब्द है वो समुच्चय बोधक शब्द है और ये अविकारी है, ये कभी भी बदलता नहीं है, वाक्य में वैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन का लेकिन ही रहेगा, लेकिन हो, कुछ भी नहीं बदलेगा।
इसी प्रकार से अगला वाक्य देखिए, रीना तथा ज्योति अच्छी पत्रकार हैं। तो यहाँ पर तथा शब्द से इन दोनों शब्दों को जोड़ा गया है, तो ये भी समुच्चयबोधक अविकारी शब्द है। समुच्चयबोधक जो अविकारी शब्द होते हैं बच्चों, उनके भी आगे दो प्रकार हैं, एक बार देख लेते हैं। समानाधिकरण यानी समान रूप से जोड़ना शब्दों को या वाक्यों को, और तथा एवं या के द्वारा, और दूसरा है व्याधिकरण। इसमें क्या होता है कि समान रूप से शब्दों या वाक्यों को ये नहीं जोड़ता है, और इसके लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं यद्यपि, क्योंकि, की, ताकि आदि। उदाहरण से और समझ में आ जाएगा। जैसे ये तो ऊपर हमने एग्जाम्पल इसी तरह का देख लिया था, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। पूजा और प्रियंका भोजन कर रही हैं, दो अलग अलग शब्दों को जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार से जतिन बाजार गया है तथा हिमांशु क्रिकेट खेल रहा है, ये दोनों अलग अलग वाक्य हैं, तथा से इनको जोड़ दिया है। तो ये कौन सा प्रकार हो गया? समुच्चयबोधक का समानाधिकरण, यानी कि समान आधार पे, इक्वल आधार पे दो वाक्यों को बांटा गया है। लेकिन कई बार इक्वली आधार पर भी नहीं बांटा जाता है। जैसे दीपक नहीं गया क्योंकि वह कल जाकर आया था, तो यहाँ पर समान रूप से नहीं बांटा गया। क्यों नहीं बांटा गया? क्योंकि एक वाक्य को पूरा करने के लिए हमें दूसरे वाक्य की इसमें ज़रूरत होती है। तो एक उपवाक्य होता है और एक प्रधान वाक्य होता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जब तक एक पूरा नहीं हो जाता, जब तक एक को साथ नहीं लेते, तब तक दूसरा वाक्य पूरा नहीं होता, तो उनको समान रूप से नहीं बांटा जाता, तो ये व्याधिकरण रूप में आता है। जैसे मोनिका ने बताया, अब मोनिका ने क्या बताया, उसके लिए हमें अगले सेंटेंस की जरूरत होगी कि उसका जन्मदिन मई महीने में है। तो वाक्य तो अलग अलग हैं, लेकिन ये अपने आप में पूरा वाक्य नहीं है। इसको आगे का जानने के लिए हमें मोनिका ने क्या बताया, उसके लिए हमें दूसरे सेंटेंस की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार से अगला वाक्य देखिए, उसने बता दिया था ताकि निशा को बुरा ना लगे। उसने बता दिया था, क्या बता दिया था, इसको जानने के लिए हमें दूसरे वाक्य की जरूरत होगी, ताकि निशा को बुरा ना लगे। अलग अलग सेंटेंस हैं, लेकिन एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और इनको जोड़ने के लिए ताकि शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला जो प्रकार है बच्चों, वो है संबंध बोधक अविकारी शब्द। संबंध बोधक वो वाला संबंध नहीं कि वह मेरा भाई है, वह उसकी बहन है, वह उसका मामा है, चाचा है, नहीं, वो वाला संबंध बोधक नहीं। यहाँ का मतलब क्या है कि वाक्य में के बाद, के नीचे, के ऊपर, के दाएं, के बाएं, की ओर, से पहले आदि जो शब्द होते हैं, वो वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द से कुछ संबंध बता रहे हैं, उनको कहा जाता है संबंध बोधक शब्द। और ये संबंध बोधक शब्द हैं सारे, जो वाक्य में हमेशा वैसे के वैसे रहते हैं, कभी भी बदलते नहीं हैं, इसलिए इनको संबंध बोधक अविकारी शब्द कहा जाता है। उदाहरण से और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे सेना युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, है ना, वह दीवार के ऊपर बैठा है, वहाँ पूर्व की ओर तालाब है, एक जंगल के पीछे नदी बहती है, संदीप से पहले राहुल पहुँच गया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, से आगे, के ऊपर, की ओर, के पीछे, से पहले, ये सारे जो शब्द हैं वो क्या हैं, वो संबंध बोधक हैं, जो एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बता रहे हैं, और ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, संबंध बोधक अविकारी शब्द कहा जाता है। ये भी वाक्य में वैसे के वैसे रहते हैं, बदलते नहीं हैं। उसके बाद बच्चों निपात है, जो कि किसी शब्द पे, किसी बात पे जोर देने के लिए जिसमें हम प्रयोग करते हैं। तो जैसे एक वाक्य है, राम लिख रहा है, एक सिंपल वाक्य है, लेकिन राम ही लिख रहा है, तो यहाँ पर राम के ऊपर हमने ज़्यादा जोर दिया है कि राम ही लिख रहा है, कोई और बच्चा नहीं लिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों में जोर देने के लिए जब किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसको निपात कहते हैं। और निपात शब्द कौन कौन से हैं? ही, भी, तो, मात्र, केवल, तक, सिर्फ, ये जो शब्द हैं इनको निपात शब्द कहा जाता है। ये वाक्य में वैसे के वैसे रहते हैं, कभी भी बदलते नहीं हैं। जब हमें किसी बात पर विशेष बल देना हो, जोर देना हो, तो हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा। जैसे मोहन भी हंस रहा है, यानी कि और तो हंस रहे हैं लेकिन मोहन भी हंस रहा है। मेरे पास मात्र 20 रुपये हैं, कि मेरे पास केवल 20 रुपये ही हैं। अगला देखिए, गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं। गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं, यानी बड़े तो जानते ही जानते हैं, बच्चे तक भी जानते हैं। तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, यानी कि रात को रोकने के लिए जोर दिया गया है कि तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं, भी, मात्र, तक, ही, ये जो शब्द हैं ये निपात शब्द हैं,
जो वाक्य में कभी बदलते नहीं हैं, वैसे के वैसे ही रहते हैं। और हमें पता है कि जो शब्द वाक्य में वैसे के वैसे रहते हैं, बदलते नहीं हैं, उनको अविकारी शब्द कहा जाता है। ये थे बच्चों अविकारी शब्दों के प्रकार। और इसके बाद कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रश्न हैं जिनको अगर हम करेंगे तो हमें और अच्छे से अविकारी शब्द समझ में आ जाएंगे। जैसे शाबाश, बहुत अच्छा काम किया, यह किस प्रकार का अविकारी शब्द है? तो ये कौन सा है? ये विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द आएगा। इसी प्रकार से अगला देखिए, यह काम मैं ही कर सकता हूँ, ये कौन सा अविकारी शब्द है? ये निपात अविकारी शब्द है। चिड़िया उड़ नहीं सकती क्योंकि वह घायल है, ये किस प्रकार का अविकारी शब्द है? ये समुच्चय बोधक अविकारी शब्द है। तो इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं। और ये जो प्रकार है प्रश्न का, ये भी पूछा जा सकता है, जो जैसे जो अविकारी या अवयव शब्द दो शब्दों या वाक्यों को आपस में मिलाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो हमें पता होना चाहिए, ऑप्शन आ जाएंगे इस प्रकार से 4। तो हमें बताना है कि समुच्चय बोधक उनको कहते हैं। तो ये थे बच्चों आज के कुछ अविकारी शब्द। इसमें आज हमने जाना कि किसे कहते हैं अविकारी शब्द और कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनकी परिभाषा है, क्या उनकी विशेषताएं हैं। आज सब कुछ हमने इस वीडियो में जाना। तो अगर वैसे तो मैंने सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को 1-2 बार और देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस अपने आप पे विश्वास रखना है, मेहनत करना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट दिन किसी नई जानकारी के साथ। तब तक जय भारत।